हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जायसी के बारे में महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जायसी के बारे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहाँ स्थान दिया है। तो देखिए, भक्ति काल में रामचंद्र शुक्ल ने 6 प्रकरण बनाया है और 6 प्रकरणों में अलग अलग, जैसे कि पहला प्रकरण जो है वो सामान्य परिचय का है, दूसरा प्रकरण निर्गुण धारा का है, तीसरा प्रकरण सगुण निर्गुण धारा में ही प्रेम मार्गी शाखा का है, उसके बाद चौथा प्रकरण सगुण धारा का है, पांचवा भी सगुण का ही है लेकिन पीढ़ भक्ति शाखा का है, और छठा जो प्रकरण है वो फुटकर रचनाओं को दिया है। तो जो जायसी हमारे हैं ये प्रकरण 3 में आते हैं। प्रकरण 3 में निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा यानी कि सूफी जो शाखा है उसमें जायसी निहित है। देखिए, इससे आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। पहला तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है, तो 6 प्रकरण में। उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि वे जायसी को किस प्रकरण में रखते हैं, तो निर्गुण धारा के सूफी शाखा में यानी कि प्रकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो ये 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब बाकी आप तो ये जानते ही होंगे कि जैसे भक्ति काल के पहले 2 भाग किए गए, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में 2 भाग किए गए, इसमें ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी हो गया, और सगुण में 2 भाग किए गए जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा राम भक्ति शाखा हो गई। देखिए, ईश्वर को याद करने के लिए और उनको पाने के लिए ये अलग अलग प्राविधान थे कि किस तरीके से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें एक लोग जो ज्ञानाश्रयी शाखा के थे, यानी कि जो प्रेम के द्वारा या ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, और एक सगुण भक्ति धारा के थे जो कि ईश्वर की पूजा आराधना करके उसकी उपासना करके उसको प्राप्त करना चाहते थे। बाकी दोनों का लक्ष्य वही था, ईश्वर को प्राप्त करने का। तो आज हम लोग जायसी को देख रहे हैं, तो मेन फोकस इन्हीं पर रहेगा कि जायसी के बारे में सभी चीजों पर बात कर लिया जाए। तो देखिए, जायसी का जो समय है वो जैसे 1540 में जो इनकी रचना आई थी पद्मावत। पद्मावत की रचना इन्होंने 20 साल पहले से प्रारंभ की थी और 20 साल बाद उसको लिख करके पूर्ण किए थे। तो उसके हिसाब से तो 1520 हो गया। बाकी इनके जन्म को लेकर के बड़ा डिबेट है। आप ये याद कर सकते हैं कि 1492 में इनका जन्म हुआ था, ये कहीं कहीं मिलता है। और जायसी ने जैसे कि अपने बारे में कहा भी है कि जायस नगर मोर स्थानु, ये जायसी स्वयं अपने कहते हैं। बाकी जायसी का जो मतलब नाम था या कहें कि मूल नाम था वो मोहम्मद था। ठीक है, मोहम्मद। और इनके जो पैतृक उपाधि है वो मलिक थी। ये चीजें आप लोग जरूर नोट कर लें। और इनका जो जन्म स्थान था वो जायस नगर था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनका पूरा नाम देखेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी पड़ जाता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट और इनका मिलता है कि भव अवतार मोर नौसदी 3 बरस ऊपर कवि बदी। ये जायसी जी ने अपने जो इनकी रचना आखिरी कलाम है इसमें स्वयं अपने बारे में इन्होंने बताया है। तो जैसे ये स्टेटमेंट दे करके पूछ दिया गया कि ये स्टेटमेंट किस रचना का है,
जायसी जी ने किस रचना में कहा है, तो आखिरी कलाम में। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि ये स्टेटमेंट आखिरी कलाम में कही गई है। भव अवतार मोर नौसदी, 30 बरस ऊपर कवि बधी। अब हम देख लेते हैं कि जायसी जी के गुरु का क्या नाम था। तो शेख मोहिदी को इनका गुरु माना जाता है। और जो ये शेख मोहिदी थे, ये निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें कि शेख मोहिदी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में थे। इनके पिताजी का नाम मलिक राजे अशरफ मिलता है। कहीं कहीं मलिक शेख ममरेज भी मिलता है। तो देखिए, नाम में क्या होता है ना कि कभी कोई कुछ नाम लिख दिया, कोई कुछ नाम लिख दिया खोज प्रक्रिया के दौरान। जैसे कि इनके जन्म को ही लेकर के अनेक तरह के रचनाओं में जहां भी जैसे मिला वैसे फिक्स डेट तो लिखी नहीं थी। तो उसी तरह से पिताजी का नाम इनके मलिक राजे अशरफ कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं मलिक शेख ममरेज मिलता है। तो उस चीज को भी आप लोग ध्यान रखें, मलिक शेख ममरेज, ममरेज। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये किसके आश्रम में रहते थे, इनके आश्रयदाता कौन थे। तो राम सिंह थे। राम सिंह इनको आश्रय प्रदान किए थे। ये किसके समकालीन थे, तो ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि जायसी किसके समकालीन थे, तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। आगे हम देखते हैं। देखिए, यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे या कुछ भी क्वेश्चन इसके पहले ही देखे होंगे, तो आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे कि चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट हैं, किस तरीके से हमको पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, जायसी जी की जो मृत्यु है ये 1542 ईस्वी में अमेठी में हुई थी। ठीक है, अमेठी में इनकी समाधि मिलती है। और मान लीजिए इससे भी थोड़ा आगे बढ़कर के क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इनकी समाधि अमेठी में कहाँ है, तब ममरावत में है, ममरावत। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रहे। अब हम लोग इनके जन्म से लेकर के, आश्रयदाता से लेकर के, मृत्यु से लेकर के सब चीजों पर बात कर लिए हैं। अब इनकी रचनाओं पर हम लोग बात करेंगे कि इनकी रचनाएं कौन है और किस रचना में किस चीज का वर्णन है। तो देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से पद्मावत आती है। और पद्मावत की रचना इन्होंने 1540 में किया था। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा पद्मावत पर रहेगा, क्योंकि पद्मावत जो है वो आपके सिलेबस में भी लगी हुई हैं। तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इनकी और रचनाओं को देख लेते हैं। तो और रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा, कन्हावत, ये रचनाएं मुख्य रूप से हैं। तो देखिए, अखरावट में जो है वो 12 अखड़ी प्रणाली पर प्रस्तुत चौपाइयों और सूफी दर्शन का वर्णन इसमें मिलता है। मुख्य रूप से इनका आखिरी कलाम में ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें कयामत का वर्णन है और बाबर की प्रशंसा की गई है। क्वेश्चन आ जाता है कि किस रचना में जायसी के कयामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम में। और बाबर की प्रशंसा भी इसमें की गई है, ये भी आखिरी कलाम में। हजरत मोहम्मद का महत्व भी इसी में दर्शाया गया और 1528 में इसको इन्होंने लिखा था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद कहरनामा देख लेते हैं। तो कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह को दर्शाया गया है, परमात्मा की महत्ता को दर्शाया गया है
और ये अन्यक्तिमूलक काव्य है। तो इस चीज का ध्यान रहे। उसके बाद चित्ररेखा, देखिए चित्रलेखा भी एक उपन्यास है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखें। बाकी ये चित्ररेखा इनकी रचना थी। चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी इसमें वर्णित की गई है। इसके बाद मसलनामा, ये लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को इसमें दर्शाया गया है। देखिए लोकोक्तियों को सूफियों के यहाँ मिसल कहा जाता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें, मिसल। ठीक है। इसके बाद कन्हावत, कन्हावत में कृष्ण का चरित्र वर्णन है और अवतारवाद को दिखाया गया है। तो ये थोड़ा कन्हावत में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कृष्ण के चरित्र को इसमें वर्णित किया गया। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं पद्मावत के बारे में मुख्य रूप से। तो देखिए पद्मावत जो है 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें कुल 57 खंड हैं। ठीक है, 56 खंड है और एक जो है उपसंहार है, तो उसको मिला करके 57 खंड हो जाते हैं। और जो आपका नागमती वियोग खंड जो है मुख्य रूप से अगर पद्मावत का जो हृदय मान लिया जाए तो वो 30वां खंड है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि नागमती वियोग खंड 30वां खंड है। इसके बारे में एक क्या बोलें, स्टेटमेंट बोलें या पद बोलें, जो जायसी जी ने लिखा था कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये जायसी जी ने इस पद्मावत रचना के लिए लिखा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके दो भाग हैं पद्मावत के, एक भाग काल्पनिक है और एक भाग ऐतिहासिक है। दोनों भाग का नाम पूर्वार्ध और उत्तरार्ध करके है। पूर्वार्ध काल्पनिक है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद इसमें शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। तो आपने देखा कि आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा हुई है और पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और शेरशाह सूरी की प्रशंसा में इन्होंने कहा है कि शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपे जस भानु। मान लीजिए स्टेटमेंट देकर के पूछ दिया गया कि ये स्टेटमेंट इनके किस रचना से है, तो ये पद्मावत से है। पद्मावत जो है मुख्यतया श्रृंगार रस में लिखी गई है, बाकी अंतिम में शांत रस के रूप में परिणति हुई है। शांत रस अंत में मिलता है। जायसी जी का प्रिय अलंकार जो था वो उत्प्रेक्षा अलंकार है और मसनवी शैली का प्रयोग इन्होंने किया था। वैसे सूफी जो भी थे ज्यादातर मसनवी शैली का प्रयोग करते थे। इसमें 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान किया गया है, यानी कि 7 लाइन चौपाई रहेगी, उसके बाद एक दोहा रहेगा। ठीक है। और देखिए इसमें कुछ प्रतीकों के बारे में वर्णन किया गया है, तो उन प्रतीकों के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो प्रतीक के रूप में दिया गया है वो है चित्तौड़। तो चित्तौड़ किसका प्रतीक है? तो ये शरीर है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, इसको जरूर आप लोग नोट करें। सिंघलदीप, सिंघलदीप जो है आपके हृदय का प्रतीक है, हृदय। रत्नसेन, रत्नसेन मन का प्रतीक है, मन जिसे कि जीव, साधक, आत्मा ये सब कह सकते हैं। पद्मावती जो है ये परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा, बुद्धि, आप इसको बुद्धि कह सकते हैं। जैसे देखिए कामायनी में भी इस तरह के आपके प्रतीक मिलते हैं। तो ये
बुद्धि का प्रतीक पद्मावती है। नागमती जो है ये सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। सांसारिक आकर्षण। ये चीज आप लोग जरूर नोट करें। बाकी राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। शैतान। अब अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। और 14 भुवन जो है ये मानव पिंड का प्रतीक है। मानव पिंड। तो देखिए इससे प्रश्न इस तरह से बनता है कि जैसे निम्नलिखित में से राघव चेतन को किसका प्रतीक माना जाता है, या नागमती को किसका प्रतीक माना जाता है, इस तरह से दे दिया गया ऑप्शन में, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप लोग इसको ध्यान रखें। अब इसके आगे जायसी ने अपने पूर्व के 4 प्रेमाख्यान ग्रंथों का वर्णन किया है। पद्मावत में इन्होंने वर्णन करते समय 4 प्रेमाख्यान ग्रंथों का नाम लिया है। वो कौन कौन है? तो देखिए मुग्धावती, प्रेमावती, चंदायन, मृगावती, ये 4 रचनाएं यानी कि पद्मावत के पहले लिखी जा चुकी थी। बाद में कवि ने पद्मावत में इसके बारे में जिक्र किया है कि ये 4 ग्रंथ थे। इन चारों ग्रंथों को आपका फर्ज बनता है कि आप याद करें। ओके। अब देखिए पद्मावत को बांग्ला में भी अनुवाद किया गया है। तो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया था। कब किया था? तो 1650 ईस्वी में किया था। किसने करवाया था? तो एक मगन ठाकुर थे। मगन ठाकुर। ये मगन ठाकुर जो थे ये अकरान राज्य के वजीर थे। वजीर आप लोग हम आशा करते हैं जानते होंगे वजीर। उन्होंने ही आलो उजाला जो कि एक लेखक कवि रचनाकार थे उनसे पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद करवाया 1650 ईस्वी के आसपास। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रहे कि पूछता तो सिर्फ यही है कि बांग्ला अनुवाद किसने किया था, तो आलो उजाला। बाकी एग्जामिनर का मूड है, पूछ दिया कब करवाया गया, किसने करवाया, कौन से राज्य का वजीर था, तो अकरान राज्य था, ये भी लिख लीजिए। आजकल जैसे प्रश्न बन रहे हैं कुछ भी पूछा जा सकता है। अकरान राज्य का वजीर था मगन ठाकुर, उसने ही 1650 ईस्वी में आलो उजालू से इसका बांग्ला अनुवाद करवाया। अब पद्मावत पर कुछ आलोचकों के आलोचनात्मक टिप्पणियां कथन हैं जो कि परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ दिया गया कि पद्मावत को ट्रेजेडी किसने माना है, ट्रेजेडी ढंग की रचना किसने माना है, या पद्मावत हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है किसने कहा है, या मतलब इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो हम इनको देख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लें ताकि आपके लिए भविष्य में फिर इस वीडियो को ना देखना पड़े, आप उससे सहायता ले सकें। तो देखिए विजय देवनारायण शाही, ये जायसी मूलतः कवि थे, ये इनका स्टेटमेंट था, और पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजेडी है। ये दोनों स्टेटमेंट विजय देवनारायण शाही जी का है। अब इसमें क्या ही बताना है, व्याख्या करना है, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी होता है, जैसे कि
आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में क्या होता है कि शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लास्ट में जाते जाते कुछ ट्रेजेडी उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद सब कुछ मैनेज होते होते लास्ट में पता चला कि हीरो मर गया, हीरोइन मर गई। तो ये त्रासदी परक हो जाता है। तो ट्रेजिडिक रचनाएं भारतीय परंपरा में नहीं रही हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ की जितनी भी मूवियाँ बनती हैं, लास्ट में भरत मिलाप जरूर करा दिया जाता है, लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, या इसका लास्ट जो होता है वो ज्यादातर एक तरह से इस तरह से कहें कि मिलाप के रूप में होता है, या सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है। बाकी जो पद्मावत है उसका लास्ट त्रासदी परक रहा है, तो इसलिए इसको शाही जी ने ट्रेजिडी रचना कहा है। अब रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि नागमती वियोग खंड अमूल्य धरोहर है। इसी स्टेटमेंट को कभी कभी नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। दोनों लगभग सिमिलर हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट इन शुक्ल जी का है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी। यह काम जायसी ने पूरा किया। तो कबीर के हवाले से जायसी जी को तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी आपके शुक्ल जी का है। रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन को परमात्मा और आत्मा का प्रतीक बताया है, जबकि रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की क्रिया को लोभ की संज्ञा इन्होंने दिया है। ये भी शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। तो आप इन स्टेटमेंटों को जरूर याद कर लें। मुख्य रूप से तो नागमती वियोग खंड अमूल्य धरोहर है, अनुपम निधि है, इस चीज को याद करें। और कबीर और जायसी को तुलनात्मक रूप से डिबेट किए हैं शुक्ल जी, इस चीज को ध्यान रखें। देखिए, याद तो खैर चीजें कहाँ ही रहती हैं, लेकिन यदि आप एक दो बार लिखे रहते हैं और या तो ध्यान पूर्वक देखे रहते हैं तो चीजें एग्जाम में रिलेट हो जाती हैं कि अच्छा ये स्टेटमेंट इनका हो सकता है। पढ़ने के लहजे से मालूम चल जाता है कि ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, बच्चन का है, किसका है। जायसी के पद्मावत में न्यून पदत्व दोष दिखाई देता है, ये भी शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। रत्नसेन को आदर्श प्रेमी तथा नागमती को पतिव्रता का प्रतीक बताया है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको ये बताया है। पद्मावत में रूपक का निर्वाह हुआ है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बच्चन सिंह का स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, बच्चन सिंह हाईलाइट रूप में आए हैं आपके 2021 वाला जो यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसी ने बच्चन सिंह के वर्चस्व को बढ़ा दिया। जिससे प्रश्न ज्यादा आएंगे उससे बातें ज्यादा होंगी। तो बच्चन सिंह को ने जायसी की जो अवधि है इसको अवधि का अर्घान कहा है। ये पूछा जाता है कि जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान किसने कहा है, तो बच्चन सिंह। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और जीवन के संघर्ष का नाम ही पद्मावत है। बच्चन सिंह वे व्यक्तिगत साधना वाले बैरागी नहीं बल्कि समाज में प्रेम की आग जलाने वाले हैं, और उनका प्रेम व्यक्ति विशेष का प्रेम नहीं बल्कि मनुष्य जाति का प्रेम है। ये स्टेटमेंट आपके बच्चन सिंह का है। तो दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नोत्तरी वाकई में अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी इसी तरह से हम लोग एक एक कवियों पर बात करते रहेंगे और उनके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। नमस्कार।